नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ के अंदर आज जिस चैप्टर पे हम लोग पहुँचे हैं और हम देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 57। किसका? तो इंडियन पॉलिटी है, उसकी जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसका चैप्टर नंबर 57 देखेंगे। इसका मतलब इससे पहले के चैप्टर नंबर 1 to 56 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस इसी चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग चैप्टर नंबर 57 के साथ, जिसका टाइटल है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, हम लोग जिस पोर्शंस की बात कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, वो पोर्शन है हमारा अभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में लास्ट में हमने जिसकी बात की थी वो थी नीति आयोग। ऑलराइट, नीति आयोग के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। 2 वीडियो लेक्चर्स में हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। आज की जो बॉडी है 57 की, जिसको हम बोलते हैं NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ऑफिस आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, इसका हेडक्वार्टर। प्लस प्रेजेंटली जो जस्टिस है वी रामासुब्रमण्यम, वो क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है क्या। तो भाई पहली चीज़ याद रखनी है, स्टेचूटरी बॉडी है, यानी कि स्टेचूट के द्वारा बनाई गई है, पार्लियामेंट में लॉ पास करके। वो कौन सा लॉ था? तो उस लॉ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। 1993 में लॉ पास कर दिया गया और इस लॉ के थ्रू ही क्या बनाई गई, एक बॉडी बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नाम से ही पता पड़ रहा है कि भाई ये कमीशन है किसके लिए। तो भाई नेशनल लेवल का कमीशन है जो लोगों के ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शंस के लिए काम करता है। ठीक है, एक टाइप का ये वॉच डॉग है जो कि क्या करता है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जो हो रहे हैं कंट्री में उसके टेक केयर करता है। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स कौन से राइट्स हो सकते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स है, जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को टेक केयर करना NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस का वर्क देखने को मिलता है। इसके स्पेसिफिक जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बॉडी के, तो इसका काम है सबसे पहले ये स्ट्रेंथन करता है द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जो कि ह्यूमन राइट के इश्यूज से डील करते हैं। उस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। NHRC अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बात करता है कि इंस्टीट्यूशंस की और इंस्टीट्यूशनली क्या किस तरीके से ह्यूमन राइट के वायलेशंस को डील किया जा सके। लुक करना, कोई भी ऐसे एलिगेशंस लगते हैं जिसके अंदर क्या है भाई, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो जिन्होंने क्या किया, इन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, तो उनके जो भी एलिगेशंस लगते हैं गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली होके उनको टेक केयर करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये सारे जो हमको देखने को मिलते हैं NHRC के ही ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, स्ट्रेंथन करना ऑफ एफर्ट्स को जो कि क्या है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शंस की डायरेक्शन में हो, तो ऐसे एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करना, कॉम्प्लीमेंट करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जो कि एक स्टेचूटरी बॉडी है, 1993 में बनाई गई थी पार्लियामेंट में लॉ पास करके। तो याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, ना ही ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टेचूटरी बॉडी हमें देखने को मिलती है। इसके कुछ कंपोजिशंस की बात करेंगे भाई, कौन कौन होते हैं मेंबर्स ऑफ द NHRC। तो देखिए, सबसे पहले तो चीज़ क्या है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि मल्टीपल मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। इन मेंबर में एक होते हैं चेयरपर्सन और इनके साथ एडिशनली हमको 5 मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं। और इसके साथ आप देखेंगे 7 जो हैं यहाँ पे आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, किसके, NHRC के। तो NHRC के कुछ एक्स ऑफिसो मेंबर भी 7 होते हैं। ये ओवरऑल कंपोजिशंस है NHRC की। सबसे पहले हम बात करते हैं चेयरपर्सन की। तो चेयरपर्सन जो है वो कौन होने चाहिए, तो फर्स्टली वो हो सकते हैं या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कौन हो, जजेस हों। ठीक है, या फिर कोई ऐसे मेंबर्स हों जिन्होंने सर्व किया हो और रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के, वो होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में कौन हो सकते हैं भाई, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हो सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, ये लोग क्या बन सकते हैं, इन मेंबर्स का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेंबर्स हैं, ओवरऑल मेंबर्स के अंदर से एटलीस्ट, ठीक है, 3 पर्सनस को अगर हम टेक केयर करें, 3 पर्सन में से एटलीस्ट 1 पर्सन जो है मेंबर्स में से, वो कौन होनी चाहिए, वुमन। भाई सीधी सी बात है, वुमन के अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो सीधी सी बात है ये कंपोजिशन में एटलीस्ट एक मेंबर वुमेन तो होनी चाहिए, ताकि वो बहुत ईजिली और अच्छे से क्या है, वुमन के राइट्स को समझ सके। तो 3 पर्सन में से एक वुमेन भी हमें देखने को मिलती है, जिनके पास क्या होना चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स।
ठीक है। इसके अलावा ये फुल टाइम मेंबर्स तो हमें देखने को मिल रहे हैं, चेयरमैन प्लस 5 मेंबर्स। इसके अलावा कुछ इसके 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। ये 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं भाई? एक्स ऑफिशियो है, नाम से पता पड़ रहा है, यानी कि दूसरे कमीशन के कहीं ना कहीं चेयरमैन होंगे, बट इनको क्योंकि उस कमीशन के चेयरमैन है तो ऑटोमेटिकली क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं। ये किसके? NHRC के। ये होते कौन है? तो भाई चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी, चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द SC, नेशनल कमीशन फॉर द STs, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड राइट और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये कमिश्नर जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, जिनके बारे में उनके कुछ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, SC ST जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन सभी के जो चेयरमैन हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द NHRC बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये तो कुछ कंपोजिशंस हमें देखने को मिलते हैं NHRC के। इसके अलावा ये जो चेयरपर्सन हमें देखने को मिल रहे हैं और ये मेंबर देखने को मिल रहे हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। क्या ऐसे ही अपॉइंट कर देते हैं? नहीं, 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। ये 6 मेंबर्स की कमेटी रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, फिर उन मेंबर्स को प्रेसिडेंट, चेयरमैन और मेंबर्स के तौर पे अपॉइंट करते हैं। तो ये 6 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होता है भाई? सबसे पहले तो आते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा हमको देखने को मिलते हैं डेप्यूटी चेयरमैन, इसके अलावा स्पीकर देखने को मिलते हैं लोकसभा के। इसके अलावा हमको देखने को डेप्यूटी चेयरमैन किसके होंगे भाई? राज्यसभा के होंगे। प्राइम मिनिस्टर होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे, LOP यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और सेंट्रल होम मिनिस्टर यानी कि MHA भी देखने को मिलते हैं। ये 6 मेंबर्स क्या करते हैं भाई? लोकसभा के 2 होंगे ना, एक राज्यसभा में भी होंगे, एक लोकसभा में भी होंगे। 2 मेंबर ये हो गए, 3 4 5 6। ये 6 मेंबर की बॉडी क्या करती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देती है कौन होगा चेयरमैन और कौन होंगे मेंबर्स, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं किसको? चेयरमैन और मेंबर को ऑफ व्हाट? ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है। फर्दर, अ सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर भाई सिटिंग चीफ जस्टिस है, ठीक है, या फिर हम बोल रहे सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट है, या फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, अगर इनको अपॉइंट करना है एज अ मेंबर, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी जजेस हैं, फिर भी इनको अगर मेंबर अपॉइंट करना है तो एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या लेनी पड़ेगी? कंसल्ट करना पड़ेगा उनको, प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही उनको अपॉइंट किया जा सकता है। अभी एक बार अपॉइंट तो कर दिया इन लोगों को, तो कब तक ये लोग ऑफिस में रहेंगे? 3 ईयर या फिर 70 ईयर्स। या तो उनकी एज 70 ईयर्स की हो जाए अपॉइंटमेंट करने के बाद, या फिर 3 ईयर्स हो जाए। इन दोनों में से जो भी अर्ली होगा तब क्या कर दिया जाएगा? ये चेयरमैन को और मेंबर्स को हम बोल सकते हैं रिटायर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, एक बार ये लोग रिटायर हो गए उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसमें फर्दर रीअपॉइंटमेंट अलाउ नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये दे बोथ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर द सेंटर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। अब क्या, चलो इनको रिटायर तो ये हो सकते हैं, बट क्या इनको रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर देयर रिटायरमेंट पीरियड? यस, दे कैन बी रिमूव, बट रिमूव कौन करेगा? अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? ऐसा तो क्या कर देंगे ये लोग कि भाई इनको रिमूव कर दिया जाएगा, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए। फॉर एग्जांपल ये क्या हो? एडजर्न इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ये फ्रॉड कर चुके हैं कोई लोन लेके ऐसा। ठीक है। पेड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, यानी कि भाई ये पोजीशन तो इनके पास है, आउटसाइड भी कोई ड्यूटी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ से भी इनको सैलरी मिल रही है या प्रॉफिट मिल रहा है, तो भी इनको रिमूव करा जा सकता है। अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए ऑफिस को, ठीक है, हो सकता है माइंड उनका या फिर बॉडी जो है वर्क प्रॉपर नहीं कर रही, अनसाउंड माइंड के हो, लेट्स से माइंड जो है प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो। ठीक है। कन्विक्ट पाया गया उनको, सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, तो कन्विक्ट पाया गया, ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया उनको, तो भी उनको एज अ चेयरपर्सन या फिर मेंबर के तौर पे उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड है। अब वो ग्राउंड, इसके अलावा और भी कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, तो ये भी ग्राउंड्स हो सकते हैं। मेनली 2 ग्राउंड्स जिसके बेस पे इन लोगों को रिमूव किया जा सकता है। बाय होम? बाय द प्रेसिडेंट। बट याद रखना, जब भी ये ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव किया जाएगा तो इसके लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा एक केस, सुप्रीम कोर्ट करेगा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और इंक्वायरी में ये पाया गया हाँ भाई ये लोग जो हैं मिसबिहेवियर कर रहे हैं या अनसाउंड माइंड के हैं, तो फिर उनको उसके बेस पे प्रेसिडेंट क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इनके पेड की, कि भाई किस तरीके से इनको पेड किया जाता है, इनके सैलरीज़ हैं, अलाउंसेस हैं, अदर इनके क्या हैं? सर्विसेज हैं,
किसके, तो भाई चेयरपर्सन हो गए या फिर मेंबर्स हो गए, तो उनको कौन डिटरमाइन करता है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। बट एक बार इनको क्या किया, सैलरी इनकी अलाउंसेस फिक्स कर दिया और फिर इनका अपॉइंटमेंट हो गया, तो फिर जब तक कोई भी ऐसे वर्क के अंदर जब तक इनको रिमूव नहीं किया जाता तब तक इनके सैलरी और अलाउंसेस में चेंज नहीं किए जाएंगे। क्यों, ताकि एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट एंड द इम्पार्शियल बॉडी की तरह फंक्शन कर सकें। इसीलिए सारे सेफगार्ड जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, किसको, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट करेगा इंक्वायरी, ठीक है, एक बार अपॉइंट कर दिया, क्या क्या सेफगार्ड है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट करेगा इंक्वायरी, एक बार अपॉइंट कर दिया तो फिर उनको रिमूव करना है तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी। दूसरा, एक बार अपॉइंट कर दिया, सैलरी वगैरह में चेंजेस नहीं आएंगे जब तक वो अपनी ऑफिस में है। तो ये सारे सेफगार्ड इसीलिए प्रोवाइड किए गए ताकि इंडिपेंडेंटली अपना रोल एंड फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो फंक्शन से ही समझते हैं हम लोग उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी। तो देखिए, जब हम फंक्शन की बात करते हैं इनका काम क्या होता है, पहली तो चीज़ है इनको इंक्वायरी करना होता है। कोई भी ऐसा केस है जो वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट का केस है, जहाँ पे क्या हुआ है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उसके खिलाफ है, या फिर किसी ने, या फिर NHRC को पता चला और वो सुओ मोटो भी एक्शन ले सकता है, किसी ने पिटीशन फाइल की कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो उस केस में इंक्वायरी करने का भी क्या होता है, हक होता है, फंक्शन है उनका, किनका, NHRC का। इसके अलावा इंटरवेन भी कर सकते हैं प्रोसीडिंग के अंदर जिसके अंदर एलिगेशन ऑफ द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट लगे हो, जो कि कोर्ट के बिफोर पेंडिंग हो, यानी कि कोर्ट में अभी तक गए नहीं है, बट उस केस के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, ऐसे एलिगेशन लगे, तो उस केस में भी इंटरवेन इनके द्वारा किया जा सकता है। ये जेल में विजिट कर सकते हैं, जो भी डिटेंशन सेंटर्स है, जेल है, उसमें क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और उनकी सर्विस कंडीशन को देख सकते हैं, भाई उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है जेल में जो कैदीज़ है, तो वो भी ये कर सकते हैं। रिव्यू कर सकते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और द लीगल सेफगार्ड दिए गए हैं लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो चीज़ों के लिए रिव्यू उनको किया जा सकता है। रिकमेंडेशन दे सकते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई भी ऐसे फैक्टर्स है जिनको इंक्लूड करना चाहिए टेररिज्म के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की ट्रीटीज़ हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनको पढ़ सकते हैं और उनसे कुछ ऐसे इफेक्टिव पॉइंट्स हैं उनको अगर हम हमारे ह्यूमन राइट के लॉज के अंदर इंप्लीमेंट करना हो तो ये रिकमेंडेशन भी ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। रिसर्च वर्क प्रमोट कर सकते हैं ह्यूमन राइट के फील्ड में, ह्यूमन राइट के लिए लिटरेसी और अवेयरनेस फैला सकते हैं सोसाइटी के अंदर, एनकरेज कर सकते हैं एफर्ट फॉर द NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस के कैंपेन चलाते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि नेसेसरी इन्हें लगते हैं ह्यूमन राइट के कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाना ह्यूमन राइट्स के लिए, रिसीव करना फुल सपोर्ट फ्रॉम बोथ द सिविल सोसाइटी NGO एंड द ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें इनके अंडर देखने को मिलती है। कई बार क्या है, डोर टू डोर कई बार जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं। कंप्लेन रिसीव होती है वाइड वेराइटीज़ की, इनको वो कंप्लेन किसके खिलाफ हो सकती है, इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकती है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो सकती है, मिनिस्टर्स के खिलाफ हो सकती है, पुलिस ने अगर कोई ऐसा वायलेट किया है ह्यूमन राइट का उसके खिलाफ हो सकती है, कस्टोडियल डेथ हुई है उसके लिए, फेक एनकाउंटर किया गया, वायलेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, रिलेटेड टू द प्रिजनर्स हो सकती है, वुमेन चिल्ड्रन की कंप्लेंट्स हो सकती है, जो डिसेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, SC STs वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर एक के लिए अगर कोई कंप्लेन हो तो उसको भी ये लोग एंटरटेन कर सकते हैं। ये सारी पावर इनके अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमें NHRC के देखने को मिलते हैं। कुछ वर्किंग की बात करें किस तरीके से वो वर्क करते हैं, तो देखिए सबसे पहले कमिश्नर के जब हम हेड क्वार्टर की बात करें, NHRC जो ऑफिस है उसके हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर हमें देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा रीजनल ऑफिस भी इसके इंडिया के अलग अलग प्लेसेस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। ये रेगुलेट कर सकते हैं अपनी खुद की ऑन प्रोसीजर्स को भी प्रॉपर रेगुलेट कर सकते हैं। इनके पास जनरली सिविल कोर्ट की पावर्स होती है, ठीक है, और इनका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो जुडिशियल कैरेक्टर का होता है, यानी कि इनके इन्वेस्टिगेशंस को प्लस इनके जो रिजल्ट आते हैं उसको जुडिशियल कैरेक्टर के तौर पे हम लोग कंसिडर करते हैं। सिविल कोर्ट की इनके पास पावर देखने को मिलती है, ठीक है। कमीशन के पास अपनी खुद की एक इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है जो क्या कर सकता है, वेरियस केस के अंदर जिनमें ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद का अपना स्टाफ भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं भाई, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, स्टेट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल स्टेट की पुलिस है, उनका भी सहकार ले सकते हैं किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने में। और कोऑपरेट तो NGO के साथ इनका चलता ही है, तो NGO भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा देखो एक इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है, जो क्राइटेरिया थोड़ा गलत भी लगता है कहीं ना कहीं। ये लोग इंक्वायरी किन मैटर्स में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डेट को क्या हुआ, कोई भी ऐसा ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, यहाँ से लेकर के 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर्स के अंदर जो भी ह्यूमन राइट की कंप्लेन आई है, बस ये 1 ईयर्स तक की कंप्लेन को ही ये लोग सुन सकते हैं। अगर 1 ईयर से
ज़्यादा हो गया उस कंप्लेन को, तो उस कंप्लेन को ये लोग इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। भाई कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, उसके विदिन 1 मंथ के अंदर अगर वो कंप्लेन फाइल की गई या इन्होंने सुओ मोटो लिया तो ही उसकी इंक्वायरी होगी, नहीं तो 1 ईयर एक्सपायर होने के बाद इनके डोमेन से जो इनका जुरिडिक्शन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है टू एंटरटेन सच थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कमीशन हो में टेकअप एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग द कंप्लेन अपॉन द इंक्वायरी। ड्यूरिंग द इंक्वायरी ये क्या क्या कर सकते हैं कि भाई रिकमेंड कर सकते हैं कंसर्न गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, कि वो क्या करे, कंपनसेशन प्रोवाइड करे जो भी डैमेज हुआ है। ठीक है, और रिकमेंड भी कर सकते हैं भाई कोई भी प्रोसिक्यूशन है तो उसको क्या किया जाए, जुडिशियल एड प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा ग्रांट इन एड इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ विक्टिम को प्रोवाइड करो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अप्रोच भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और द हाई कोर्ट के अंदर फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन ऑर्डर और द रीट के लिए ये लोग अप्रोच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस क्या करते हैं, ये रिकमेंडेशन देते हैं सेंटर स्टेट या सुप्रीम कोर्ट को। कोई भी ऐसी ह्यूमन राइट वायलेशंस का अगर हमें इशू देखने को मिलता है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस वगैरह देने का इनका होता है फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद जब हम रोल की बात करते हैं तो रोल इनका मेजरली हमने देखा ऊपर भी वर्किंग के अंदर, भाई रोल इनका क्या है, रिकमेंडेटरी देखने को मिलता है। ज़्यादातर रिकमेंडेशन देना इनका काम है। ये लोग कोई भी ऐसे क्राइम के लिए पनिश नहीं कर सकते कि भाई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, हमने इन्वेस्टिगेशन की, गिल्टी पाया गया तो हम पनिश कर दें, नहीं, ऐसी कोई जुडिक्शन इनके पास नहीं है। कोई ऐसी रिलीफ भी नहीं दे सकते, मॉनेटरी रिलीफ हो विक्टिम्स को जैसे, तो इनके पास ना ही कोई पनिशमेंट देने की पावर है, ना ही कोई ग्रांट इन एड या फिर विक्टिम को रिलीफ मॉनेटरी सेंस में यानी कि पैसे वगैरह दे के उनको हेल्प करना, ये पावर भी कुछ इनके पास नहीं देने को मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट्स को, और गवर्नमेंट के ऊपर भी ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बट बाइंडिंग नहीं होती तो क्या इसका मतलब इनके पास इनका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंस हमें नहीं देखने को मिलता, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी ना गवर्नमेंट को, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, वो एक्शन टेकन रिपोर्ट विदिन 1 मंथ जो है वो इनके साथ सबमिट करानी होती है, इनके साथ शेयर करनी होती है। भाई हमने जो रिकमेंडेशन दी इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, आपने क्या किया, तो विदिन द 1 मंथ के अंदर वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है कमीशन को सबमिट करानी होती है गवर्नमेंट को। यानी कि अकाउंटेबिलिटी तो है, भले इनकी रिकमेंडेटरी नेचर्स है, इनने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, बट अगेन रिकमेंडेशन जो है वो अगर नहीं आपने फॉलो की तो 1 मंथ के अंदर आपको क्या देना होगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी। ठीक है, इसीलिए ये कहना गलत होगा कि भाई कमीशन जो है वो पावरलेस है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, एक ग्रेट मटेरियल ऑटोनॉमी या अथॉरिटी इंजॉय करता है, और नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर इट्स रिकमेंडेशंस। ठीक है, इसके अलावा moreover the commission has a limited role power in the jurisdiction with respect to the violation of the human rights of the armed forces। भाई आर्म फोर्सेस ने अगर कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन किया या विद इन द आर्म फोर्सेस को ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ तो क्या इनके पास वही पावर है जैसी नॉर्मल सिविलियंस के अगेंस्ट देखने को मिलती है, नहीं। आर्म फोर्सेस के लिए इनके पास लिमिटेड पावर देखने को मिलती है। अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो इनको पहले क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना होगा, उनको ये रिकमेंडेशन सबमिट करनी होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उनको ठीक लगता है वो इन्वेस्टिगेशन कराएगी अपनी इंटरनल, फिर उसके बाद क्या है इनको अलाउ करेगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये टाइम पीरियड होगा अराउंड 3 मंथ का। तो लिमिटेड पावर देखने को मिलती है इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है तो इनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है ये क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कंसर्न क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, और ये गवर्नमेंट फिर क्या करती है, रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर के अंदर रिपोर्ट रखती है। यानी कि सेंट्रल में पार्लियामेंट और स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये रिपोर्ट रखी जाती है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन। इसका मतलब भाई कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए गए, वो रिपोर्ट भी अलॉन्ग विद द एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, सबमिट की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, लेजिस्लेचर के पास वो रिपोर्ट रखती है। तो ये कुछ रोल देखने को मिलता है हमें NHRC का। बट क्या ये बहुत ही इफ़िशिएंटली काम कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेचुटरी बॉडी है, नहीं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमें विद इन द NHRC, और NHRC ने खुद ही ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। ये प्रॉब्लम्स क्या है, तो एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट के अंदर NHRC कहता है कि भाई देखो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के एक तो इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, स्मूथ कंडक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, एडिक्वेट फंडिंग एंड द स्टाफ देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें क्या आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव
फंक्शन जो हैं वो प्रॉपर वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर हर्डल्स का काम करती है ये कुछ चीज़ें जो NHRC खुद ही आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, रोल ऑफ द कमी, बट नेवरदलेस जो कमीशन का रोल है वो डे बाय डे क्या होता है, एक्सपांड होता जा रहा है। ये कमीशन जो है एवरी ईयर अराउंड 1 लाख के समथिंग कंप्लेंट जो है पर ईयर एंटरटेन करता है। इसका मतलब लोगों में कहीं ना कहीं क्या है, NHRC के लिए ट्रस्ट जो है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, बट नेवरदलेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट तो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम इन्होंने हाईलाइट की NHRC ने खुद ने, वो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। भाई देखिए फाइनेंस कैसे चलता है, NHRC सीधी सी बात है, काम करना है तो काम करने के लिए पैसे भी चाहिए। तो पैसे इनको जनरली कैसे मिलते हैं भाई, ग्रांट दी जाती है। ठीक है, ग्रांट इन एड दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है MHA, वो भी इनको ग्रांट प्रोवाइड करती है, जो ये लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग केसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट इनकी डिमांड होती है भाई हमें क्या किया जाना चाहिए, हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, हमारे लिए एक अलोकेशन होना चाहिए फिक्स, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, फाइनेंशियली ऑटोनोमस हो, हम परचेस कर सकें व्हीकल्स का, एज द सेम एज नॉट बीन डेलीगेटेड, जो हमको नहीं करने दिया जाता। तो हमको एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो, तो ये डिमांड रहती है NHRC की। इसके बाद मेन पावर के कंस्ट्रेंट भी देखने को मिलते हैं। जब से ये एस्टेब्लाइज किया गया NHRC सिंस 1993 से अब तक एक भी बार इसकी फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखने को मिली है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 100 सैंक्शन स्टैंड है तो आज तक 1993 से कभी भी ये 100 के 100 को कभी अपॉइंट नहीं किया गया है, हमेशा मेन पावर की लेकिंग ही रही है। इसीलिए फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अलग अलग गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मेन पावर की शॉर्टेज के कारण इनको जो मैंडेट दिया गया है टू प्रोटेक्ट द एंड प्रमोट फॉर द प्रोटेक्शंस एंड द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट, ये टास्क ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनकी इफेक्टिवनेस है, इन द इफेक्शंसी जो है डिस्चार्ज करने में इनका मैंडेट वो नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो केसेस निकल के आते हैं इनके पास, फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी करनी हो कस्टोडियल डेथ में, टॉर्चर में, इलीगल डिटेंशन के लिए, तो मेन पावर नहीं, और मेन पावर में भी जो स्पेशल ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करने में, वो भी इनके पास नहीं होता है प्रॉपर वे में स्टाफ, जिसके कारण क्या है इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है केसेस को डील करने में। भाई लॉ डिवीज़न ने ये भी कहा है कि भाई बैकबोन ऑफ द कमीशन है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है in the handling and the disposing of the large number of the complaint because of the shortage of the main power। लॉ कमीशन ने, लॉ डिवीज़न ने खुद ही ये चीज़ें कही। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था और एक कंसर्न जताया था कि भाई देखो मेन पावर का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है हमें इस कमीशंस के अंदर, इसीलिए गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्ट किया था भाई जल्द से जल्द क्या किया जाए, इन मेन पावर की शॉर्टेज को फुलफ़िल किया जाए। बट अभी तक भी हमें ये मेन पावर की शॉर्टेज फुलफ़िल होती दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं NHRC पे प्रेशर देखने को मिलता है और प्रॉपरली इफेक्टिव मैनर में ये अपने मैंडेट, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर नहीं पाते, निभा नहीं पाते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है विद इन द NHRC। ऑलराइट, तो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 57 जिसका टाइटल था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ऑलराइट, इस लेक्चर में हमने बात की किस तरीके से इसको एस्टेब्लाइज किया था एज अ स्टेचुटरी बॉडी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। देन हमने इसके कुछ कंपोजिशंस की बात की जिसमें चेयरमैन और मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात की, कुछ फंक्शन, वर्किंग रोल, और देन हमने लास्ट में बात की कुछ प्रॉब्लम जो ये NHRC फेस कर रहा है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इससे पहले भी चैप्टर्स के अंदर कोई भी आपको डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट को। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर जो कि होगा आपका चैप्टर नंबर 58 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।